नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर हाईकोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट अब अपना फैसला सुनाएगा। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में फैसला सुनाया जाएगा। आज की बहस के अनुसार कोर्ट नोटिस तामील कराने के तरीके और एकल पीठ को स्टे एप्लीकेशन जल्द निस्तारित करने का आदेश दे सकती है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले पर हाईकोर्ट में बहस जो है वो पूरी हो चुकी है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ ये फैसला सुनाने वाली है। आज की बहस के अनुसार कोर्ट नोटिस तामील कराने के तरीके और एकल पीठ को स्टे एप्लीकेशन के जल्द निस्तारित करने के आदेश भी दे सकती है। तो वही वकीलों से बात की हमारे संवाददाता सचिन शर्मा ने। कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर दायर अपील पर आज दोपहर 2 बजे मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ फैसला सुनाएगी। इसे लेकर बसपा के अधिवक्ता हमारे साथ है जिन्होंने आर्ग्यू किया, जो बसपा की ओर से पेश हुए थे। सर, किस तरह के आर्गुमेंट आज बसपा की ओर से रहे? बसपा की ओर से तो आर्गुमेंट और बसपा का जो स्टैंड है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एक ही रहा है कि जो मर्जर का आदेश है उसको स्थगित किया जाए जब तक कि वो निरस्त नहीं किया जाता। यही लर्नेड सिंगल जज के समक्ष हमारी बहस थी और क्योंकि हमने पूर्ण रूप से हमारी बहस नहीं मानी इसलिए हम डिवीजन बेंच में गए। डिवीजन बेंच में हमारी बात को मानते हुए कल नोटिस दिए थे स्पीकर साहब को। स्पीकर साहब की तरफ से आज कपिल सिब्बल साहब हाजिर हुए बीसी से और दोनों पक्षों को कोर्ट ने सुना। सुनने के बाद फैसला 2 बजे देने के लिए बुलाया है वापस हमें। 2 बजे हम फिर हाजिर होंगे। 2 बजे क्या आदेश पारित करती है कोर्ट, ये 2 बजे पता चलेगा। हाँ, उनकी तरफ से ये आपत्ति थी, लेकिन उसके विपरीत हमने लॉ भी पेश किया था। 81 सुप्रीम कोर्ट पेश की थी जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी पार्टी के राइट अफेक्ट हो रहे हों और राइट अगर डिसाइड नहीं किए गए हों तो वो ऑर्डर भी चैलेंज किया जा सकता है। नोटिस तामील होने की बात हमारे अधिवक्ता माननीय सतीश मिश्रा जी ने बोला था कि नेचुरल जस्टिस का अवहेलना वायलेशन हो रहा है कि जब तक किसी दूसरे पक्ष को नहीं सुना जाएगा तब तक सही मायने में किसी भी मामले में सही निष्पक्ष राय नहीं, लीगल राय नहीं निकाली जा सकती। तो जब तक नोटिस सर्व नहीं होंगे तब तक उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दूसरा पक्षकार है, ये नोटिस जानबूझ के हमसे नहीं ले रहे हैं। हम इनके घर पे भी गए, इनके विधानसभा क्षेत्रों में भी गए, क्योंकि इसका अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश की चेष्टा की जा रही है न्यायालय की मार्फत। तो हमने इस बात का चैलेंज उनको ये बोला है कि माननीय जब तक नोटिस तामील नहीं होंगे तब तक सही मायने में निर्णय नहीं लिया जा सकता। क्योंकि विधायक वाड़ेबंदी में हम मजबूर हैं और उनके पास शासन प्रशासन सबकी सत्ता है, आप जानते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया है कि नोटिसों को किसी भी मोड से, चूंकि हमने अलग जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का पेश किया है जिसमें कि नोटिस की तामील ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू भी हो सकती है। माननीय न्यायालय ने भी बताया और पेटिशनर को माननीय न्यायालय ने ही ऑप्शन दिया अपीलांट को भी, और ये बोला कि अगर हम इस अपील का निस्तारण इस तरह से कर दे, अगर आपके 6 बसपा के जो विधायक हैं उनकी सर्विस हो जाए तो आप इससे सेटिस्फाई होंगे। तो जिसपे हरीश साल्वे जी और सत्यपाल जी दोनों ही अग्री भी कर गए माननीय न्यायालय के समक्ष। अब खाली माननीय न्यायालय को यही डिसाइड करना है कि किस मोड से सर्विस होगी, बिकॉज ऑनरेबल कोर्ट हैज अंडरस्टैंड the anxiety of the appellants that as to why they have come before the honorable division bench of this court. So looking to the circumstances, honorable court is going to dispose of the appeal preferred by the appellants at 2 PM. पर्सन गणेश सैनी के साथ सचिन कुमार, न्यूज 18 जयपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी लवली वाधवा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। लवली, बहस पूरी हुई, दलीलें अपनी अपनी तरफ से दी गई हैं। अगर हम अब तक की बात करें तो क्या लगता है जो फैसला है वो किसके पक्ष में आ सकता है? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी किसके पक्ष में होगा, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि 2 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया उसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। और जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर के नोटिस सर्व करने को लेकर के बीएसपी के एडवोकेट्स की ओर से, मदन दिलावर के एडवोकेट्स की ओर से और जो तमाम जो वकील थे उनकी ओर से ये दलील दी गई कि नोटिस तामील नहीं होना अपने आप में सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका हवाला यहाँ पर दिया गया, 1958 की गाइडलाइन का हवाला यहाँ पर दिया गया। जो नोटिस तामील कराने को लेकर के कोई रास्ता जो है वो कोर्ट इसमें बीच का रास्ता सुझा
सकता है, ऐसी उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन जो दलीलें थी वो बेहद इंटरेस्टिंग थी, जो दलीलें रखी गई कोर्ट के अंदर। जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिका जो है ये मेंटेनेबल नहीं है, सुनने लायक योग्य नहीं है, कोर्ट इस पर कोई भी डिस्कशन ना करे और इसे एकल पीठ में ही वापस से भेजा जाए, क्योंकि ये संविधान पीठ के लिए ये याचिका जो है मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन इसके ठीक विपरीत हरीश साल्वे की जो दलील थी वो अपनी दलील थी, उन्होंने कहा याचिका मेंटेनेबल है। और काफी जद्दोजहद के बाद में जब इस याचिका को लेकर के नोटिस सर्व करने की बात आई, तब स्पीकर की ओर से जो एडवोकेट्स हैं का जो पैनल है, कपिल सिब्बल और तमाम लोग, उन्होंने इस बात को कहा 1958 का भारत सरकार का, इंडियन गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि विधानसभा के जो सचिवालय हैं राजस्थान सहित पूरे देश में जो विधानसभा है उनका जो सचिवालय उसको पोस्ट ऑफिस के माध्यम से उसकी सर्विसेज को, यानी कि पोस्ट ऑफिस के लिए उन्होंने अपना तर्क दिया, लेकिन उनकी जो सर्विसेज है उसको किसी और तरह की जो न्यायपालिका है या और भी जो अन्य पीठें हैं वो उसका उपयोग नहीं कर सकती हैं। उनका अपना कार्यक्षेत्र जो है वो सीमित कार्यक्षेत्र है। तो ऐसे में अब न्यायपालिका कार्यपालिका को लेकर के, विधायिका को लेकर के क्या दिशा निर्देश देगी, क्या कुछ डायरेक्शंस देगी, इस पर सभी का बेहद इसका इंतजार है। लेकिन आपको बता दें कि आज नोटिस को लेकर के जो अपील लगाई गई थी बीएसपी की ओर से, उस अपील पर संवैधानिक खंडपीठ के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनकी ओर से इस पर कोई फैसला जो है वो सुनाया जा सकता है। काफी जद्दोजहद हो रही थी, बाद में सारे वकील एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगे। इसी बीच में कोर्ट ने उठने का फैसला किया, कोर्ट वहां से उठ गई और देन ये बात कही गई कि 2 बजे इस पूरे मसले को लेकर के कोई सुनवाई होगी और 2 बजे इस पूरे मसले का फैसला सुनाया जाएगा। आपको बता दें इस फैसले से जो है, इस फैसले को लेकर के सभी पक्ष जो है वो बड़ी गहमा गहमी से नजर बनाए हुए, खासतौर पर बसपा के वो 6 विधायक जो बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में जिनका विलय हुआ है, जिन्होंने अपने विलय को संवैधानिक रूप से सही करार जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत भी इस बात को कह रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो विलय है ये पूरी तरह से सही है। तो ऐसे में विलय को जो चैलेंज दिया गया था उस पर सुनवाई करते हुए अब नोटिस की बात पर जो अपील है, जो नोटिस महत्वपूर्ण जो बात होगी वो नोटिस पर बात होगी। नोटिस को सर्व कराने को लेकर के क्या कहता है कोर्ट, नोटिस, क्योंकि नोटिस सर्व नहीं होना, इसमें कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हमें भी पता है बाड़ेबंदी चल रही है, ऐसे में नोटिस सर्व कराना वाकई एक बड़ी चुनौती, क्योंकि वहां पर जिस इलाके के अंदर, जिस जगह पर जैसलमेर में इन विधायकों को रखा गया वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कोर्ट ऐसा चाह रहा था कि विधानसभा सचिवालय इस नोटिस को सर्व करने की कार्रवाई, जिस तरह से सचिन पायलट और पृथ्वीराज मीना और तमाम जो 19 विधायकों के नोटिस सर्व करने की कार्रवाई की गई थी, चस्पा करने की कार्रवाई की गई थी, कुछ इसी तरह से जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन स्पीकर की ओर से साफ तौर पर दलील दी गई, 1958 के एक आदेश का हवाला यहां पर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट का। ऐसे में अब गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद में कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और स्पीकर की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया था, प्रतीक कासलीवाल, कपिल सिब्बल और तमाम जो पैनलिस्ट हैं उनकी ओर से, कि इस मसले को लेकर के स्पीकर ऑफिस जो है वो पोस्ट ऑफिस का काम नहीं कर सकता है और इस मसले को लेकर के जो कोर्ट का जो कार्यक्षेत्र है उस हिसाब से इसको काम किया जाए। लेकिन बार बार कपिल सिब्बल इस बात को कहते रहे कि याचिका मेंटेनेबल नहीं है, सुनवाई योग्य नहीं है, इसे जो है डिवीजन बेंच के अंदर नहीं लाना चाहिए था, ये एकल पीठ से जुड़ा हुआ मसला है और नोटिस पर सुनवाई हो रही है। इस पर बड़ी जो आपत्ति जो है वो कपिल सिब्बल की ओर से कही गई। लेकिन हरीश साल्वे के तर्क शायद मजबूत थे, उसके बाद में कोर्ट उठ चुकी है और अभी 2 बजे का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चहलकदमी जो है वो कोर्ट में शुरू हो चुकी है। बड़ी तादाद में जो न्यायाधीश हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, बसपा के जो अधिवक्ता हैं वो और मदन दिलावर के जो अधिवक्ता हैं वो तमाम लोग, और मुख्य तौर पर जो तमाम जो बड़े अधिवक्ता हैं वो सभी लोग जो है वर्चुअली जुड़े हुए हैं कोर्ट से और लगातार इसी बात को लेकर के वो पक्ष रख रहे थे मदन दिलावर और उनकी ओर से कि नोटिस सर्व करने की जो बात है उस पर कोर्ट अपना क्या फैसला देगा, इसका बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि नोटिस सर्व नहीं होने के करने को लेकर आदेश दे सकता है कोर्ट। अगर हम बात करें कौन कौन से और जो विकल्प हैं वो दिए जा सकते हैं कोर्ट की तरफ से? देखिए, विकल्प के तौर पर विधानसभा के सचिव को पाबंद किया जा सकता है, उनको निर्देशित किया जा सकता है कि नोटिस सर्व करने की जो कार्रवाई है स्पीकर की ओर से ना कर करके विधानसभा के जो सचिव हैं उनकी ओर से इस कार्रवाई को किया जाए। और साथ साथ में इस बात के लिए भी कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जो गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक इंटरनेट, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए जो नोटिस सर्व करने की कार्रवाई है उसको लेकर के भी कोई दिशा निर्देश, क्योंकि बीएसपी ने यह भी रिक्वेस्ट की थी कोर्ट से कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल के दौरान ये गाइडलाइन दी है कि भाई नोटिस सर्व जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और तमाम चीजों के माध्यम से हो सकते हैं, चाहे इंटरनेट की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, तो ऐसे हो सकते हैं मेल्स के माध्यम से। तो उस पर कोर्ट का रुख क्या होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना कि ये मेंटेनेबल नहीं है या नहीं है। इस पर कोर्ट ने आगे की बात की, कोर्ट ने इस पूरे मसले को बहुत गहनता से सुना है, बहुत विचार विमर्श किया है, तमाम जो अधिवक्ता थे उनकी दलीलों को यहाँ पर सुना गया है। इसका मतलब कोर्ट ने इस याचिका को सुनने योग्य माना है। अगर सुनने योग्य नहीं मानती याचिका तो शायद नोटिस जो जारी करने का जो बात थी, जो स्पीकर को नोटिस जारी किया गया, विधानसभा सचिवालय को और
तमाम लोगों को जो नोटिस दिए गए। बड़ी बात यह, अगर बीएसपी के जो विधायकों को नोटिस जारी करवाने के लिए जो रिक्वेस्ट लगातार बीएसपी की ओर से की जा रही है, मदन दिलावर की ओर से की जा रही है, उस पर 2 बजे आज फैसला जो है वो जो अपील की गई है उस पर 2 बजे कोर्ट अपना क्या रुख अख्तियार करेगा, ये बड़ा इंतजार होगा। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि कोर्ट जो नोटिस सर्व करने की जो प्रोसेस है उसको लेकर के कोई गाइडलाइन दे सकता है, उसको लेकर के कोई डायरेक्शन दे सकता है। साथ साथ में बड़ी बात यह है कि नोटिस के आधार पर डीबी के अंदर इस तरह के मसलों की सुनवाई होना, इसको चैलेंज जो है वो कपिल सिब्बल करते रहे। लेकिन हरीश साल्वे और कपिल सिब्बल दोनों की दलीलों को और तमाम लोगों की, तमाम अधिवक्ताओं की, जो माननीय अधिवक्ता उनकी दलीलों को सुनने के बाद में माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार जो है वो सभी को, अब 2 बजे का वक्त जो है उसका इंतजार हमें करना होगा। 2 बजे इस पूरे मसले को लेकर के कोई ठोस फैसला जो है, कोई जो डायरेक्शंस होंगे, अपील को लेकर के जो रिक्वेस्ट की गई है बीएसपी की ओर से, मदन दिलावर की ओर से और तमाम लोगों की ओर से, उस पर क्या फैसला होगा इस पर सबकी नजर है। लेकिन फिलहाल सियासत जो है वो गहमा गहमी का माहौल है राजस्थान के अंदर और सभी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं कि इस मसले पर क्या फैसला आएगा क्या नहीं है। क्योंकि अगर बीएसपी के 6 विधायकों को लेकर के अगर किसी भी तरह का कोई फैसला होता है तो इसका सीधा सीधा इंपैक्ट जो है राजस्थान की राजनीति पर पड़ेगा। क्योंकि बराबर का आंकड़ा जो है वो दोनों तरफ से जो है, अल्पमत की बात सचिन पायलट गुट की ओर से की गई, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से ये बार बार कहा जा रहा है कि वो लोग पूरी तरह से उनके पास पूरा मैंडेट है, पूरा मैजिक नंबर है और उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर इन 6 विधायकों को लेकर के किसी भी तरह का कोई फैसला होता है या कोई डायरेक्शंस दिए जाते हैं तो साफ तौर पर दोनों ही पक्षों के अपने अपने राजनीतिक लाभ हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक पहला मामला, राजस्थान का मामला, जिस पर नोटिस सर्व करने के बाद में डबल बेंच के अंदर इस पूरे मसले को सुना जा रहा है और सुनने के बाद में स्पीकर विधानसभा राजस्थान को जो है वो नोटिस जारी किए गए। अब नोटिस सर्व करने को लेकर के जो नोटिस पहले बीएसपी एमएलएस को दिए गए थे, जिनकी तामील नहीं हो पाई है, उसको सर्व करने को लेकर के जो रिक्वेस्ट की गई, अपील की गई, जो प्रेयर की गई थी बीएसपी की ओर से और बीजेपी एमएलए मदन दिलावर की ओर से, उस पर यह सुनवाई हो रही है और फैसला होगा। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय का ये जो फैसला होगा ये इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा अगर किसी तरह का कोई फैसला आता है। क्योंकि ये पहला ऐसा मामला होगा राजस्थान का जिसमें इस तरह की कार्रवाई जो है आमतौर पर और जो राज्यों की हम बात करें, मणिपुरम की बात करें और राज्यों की कर्नाटका की बात करें, वहां पर पूरी कार्रवाई होने के बाद में जो थे वो विधायक जो थे वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में, हाई कोर्ट की शरण में गए थे। लेकिन यहां पर नोटिस सर्व होने के तत्काल बाद ही सचिन पायलट, पृथ्वीराज मीना और तमाम जो विधायक थे वो यहां पर पहुंचे और उसके बाद में एक समस्या तो थी 19 विधायकों की, लेकिन अब जो 6 विधायक और हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनको लेकर के जो है वो मुखर होती नजर आ रही है। बीएसपी बयानों के अंदर भी बीएसपी विधायकों का जो विलय है उसको अगर अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो फिर जो सियासी गणित है वो भी पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। देखिए, अगर इस गणित पर हम बात करें तो बिल्कुल बिगड़ने के पूरे आसार है। लेकिन कोर्ट का फैसला क्या होगा ये बड़ा डिपेंड करेगा क्योंकि विधानसभा स्पीकर्स के पास तमाम तरह के पावर्स हैं, जो विधायिका के पास अपने पावर्स हैं, न्यायपालिका के अपने पावर्स हैं। पहला मसला जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूं कि नोटिस सर्व होने के बाद में ये पहला मसला होगा जिन पर नोटिस के आधार पर कोर्ट इस पूरे मसले की सुनवाई कर रहा है। लगातार हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है। नरेगा में रोजगार, पंचायतों में विकास काम पर मंथन शुरू हो गया है। विभाग की कई और योजनाओं की भी समीक्षा की जा रही है। सीएस राजीव स्वरूप और विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की समीक्षा चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो चुकी है। नरेगा में रोजगार, पंचायतों में विकास काम पर मंथन हो रहा है। विभाग की कई और योजनाओं की भी समीक्षा हो रही है। सीएस राजीव स्वरूप और विभाग के वरिष्ठ अफसर इस दौरान मौजूद हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है और चलिए अब एक नजर मरुधरा में कोरोना अपडेट पर डाल लेते हैं। मरुधरा में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार देखी जा रही है। आज 539 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 48,384 जा पहुंचा है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 753 लोगों की मौत हुई है। 48,384 में से 34,318 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इलाज के बाद 32,613 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। आज 669 केस रिकवर हुए हैं। 669 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है।
प्रदेश में अब कुल 13,313 एक्टिव केस हैं। तो वहीं बात अगर करें सैंपलिंग की तो राजस्थान में 15,92,000 के पार अब तक सैंपलिंग की जा चुकी है। तो खतरनाक रफ्तार बेतहाशा तरीके से बढ़ती हुई रफ्तार दिखाई दे रही है। जल्द ही 50,000 का वो आंकड़ा जिसकी तरफ प्रदेश में आंकड़े बढ़ते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार प्रदेश में अब 13,313 इस वक्त एक्टिव केस हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको कुल केस बता रहे हैं। 48,384 जो है वो कुल पॉजिटिव केस है, उनमें से एक्टिव केस 13,313 और 32,613 वो लोग जो स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। 753 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब जिलेवार एक नजर डाल लें मैप के जरिए। जोधपुर में 7,544, जयपुर में 6,053, अलवर में 4,768, पाली में 2,879, भरतपुर में 2,758, कोटा में 2,426, बीकानेर में 2,281, अजमेर में 2,271, बाड़मेर में 1,618, नागौर में 1,596 केस अब तक सामने आए हैं। तो लगातार प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और प्रदेश में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट्स है उसको लेने के लिए राजधानी जयपुर से हमारे साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी जुड़ चुके हैं। सौरभ, अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की तो वहां पर कोविड-19 का जो इलाज कर रहा है स्वास्थ्य महकमा वो भी इस वक्त संक्रमित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आंकड़े की बात करें तो वो क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। स्वास्थ्य विभाग में कई चिकित्सकों के साथ जो अन्य कर्मचारी हैं 2 दिनों में करीब 25 से ज़्यादा लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा राजधानी जयपुर की बात करें तो राजधानी जयपुर में पिछले 24 घंटों में 200 मामले जो हैं वो नए सामने आ चुके हैं। आज सुबह की बात करें तो आज सुबह की रिपोर्ट में 56 नए मामले आए। अब राजधानी में करीब 1700 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो हैं वो एक्टिव बने हुए हैं और ये बताता है कि लगातार राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा जो है वो हो रहा है। और जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उन इलाकों में कर्फ्यू का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की जो बात कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में कई लोग जो है वो बिना मास्क लगाए हुए घूमते हुए पाए जा रहे हैं। साथ ही ऑफिसेज में भी इस प्रकार को देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है उसको जो है वो नहीं पूरा कर रहे हैं। और यही कारण है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों का जो मिलने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए। कोटा से सहयोगी शाकिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाकिर, अगर हम बात कोटा जिले की करें तो वहां पर प्रत्येक रविवार लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है वो कितना फायदेमंद साबित होगा? साथ ही अगर हम आंकड़ों की बात करें कोटा के लिहाज से तो क्या कुछ अपडेट्स? जी देखिए, कोटा में भी जो है कमोबेश हाल वही है जो प्रदेश के दूसरे जिलों में है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। अनलॉक जब से शुरू हुआ है तब से जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर जो है जिला प्रशासन की ओर से प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन लगातार पॉजिटिव रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं। आज जो सुबह रिपोर्ट आई है उसमें भी 31 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। संख्या की बात करें तो 2470 के करीब जो है पॉजिटिव रोगियों का आंकड़ा पहुंच गया है। और देर रात एक जो पेशेंट है उसकी मौत भी हुई है। बुजुर्ग जो थे जिनका इलाज चल रहा था उनकी मौत भी हुई है। तो 44 मौतें अब तक कोटा में हो चुकी है। जो लॉकडाउन का रविवार के लिए फैसला लिया गया है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि अभी 2 दिन कोटा में 4 और 5 अगस्त को भी लॉकडाउन किया गया था, लेकिन उन सब के बावजूद संक्रमण की चेन तोड़ने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा में ही है। आज शाम को 4 बजे वो बैठक भी लेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे। जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जो जैसलमेर में है उसके बावजूद वो लगातार कोटा में अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। कल उन्होंने एक और निर्देश दिए हैं कि कोटा में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसको जो है कोरोना हॉस्पिटल में वापस तब्दील किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों जैसे ही कोरोना की संख्या कम हुई थी रोगियों की, हॉस्पिटल
शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अब जैसे ही बढ़ोतरी हो रही है तो क्योंकि अब रोगी ज्यादा तादाद में पहुंच रहे हैं, ऐसे में कोटा मेडिकल कॉलेज का जो सुपर स्पेशलिटी विंग है उसको अब कोरोना हॉस्पिटल बनाने के लिए तैयारी की जा रही है। वापस से जो है जिला प्रशासन उसमें जुट गया है, चिकित्सा विभाग की टीमें जुट गई है। क्वारंटाइन सेंटर जो है कोटा से दूर जो है अलनिया में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, उसमें भी जो है आज से रोगियों को वापस से भेजा जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से पॉजिटिव रोगी बढ़ते चले जा रहे हैं उसको लेकर के अब जिला प्रशासन एक बार फिर अलर्ट हुआ है। लगातार गाइडलाइन की पालना के लिए अपील की जा रही है, लोगों के जो अवहेलना कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। बढ़ती जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। सहयोगी कपिल श्रीमाली उदयपुर से भी हमारे साथ बने हुए हैं। कपिल, अगर हम देखें तो प्रदेश में जो आंकड़ा है वो 50,000 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कोरोना मरीजों का। अगर हम बात करें उदयपुर की तो वहां पर क्या कुछ हालात? देखिए, उदयपुर में आज फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। 37 मरीजों में सुबह की रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है और इसी के साथ में उदयपुर में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच चुका है। उदयपुर में अब 1518 कुल कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं और 300 से ज़्यादा एक्टिव केस इस समय भी उदयपुर में बने हुए हैं। आज सुबह गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में 5 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसमें 4 नए केस थे तो वहीं एक प्रवासी में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इसके अलावा 32 पॉजिटिव मरीज दूसरी रिपोर्ट में सामने आए और सबसे महत्वपूर्ण बात, खेरवाड़ा कस्बे से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें महज खेरवाड़ा प्रॉपर कस्बे से 17 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जो कि पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कांटेक्ट के हैं। खेरवाड़ा में पहले 8 पॉजिटिव मरीज आए थे और आज 17 मरीज आने से वहां पर हड़कंप की स्थिति हो गई है। चिकित्सा महकमे की कई सारी टीमों ने खेरवाड़ा में डेरा डाल दिया और कोशिश की जा रही है कि सभी के क्लोज कांटेक्ट की जल्दी से जल्दी लिस्ट तैयार करते हुए उनकी सैंपलिंग का कार्य किया जा सके। जी बिल्कुल कपिल, चिंताजनक हालात। साथ ही अगर हम कोटा की बात कर ले, सहयोगी शाकिर हमें अपडेट्स दे रहे थे, साथ ही जयपुर से सौरभ, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदेश में चिंताजनक हालात इस वक्त बने हुए हैं, लगातार जो आंकड़ा है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 48,000 के पार अब तक जो कोरोना केसेस हैं वो पहुंच चुके हैं और साथ ही 50,000 का वो आंकड़ा जिसकी तरफ तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त बढ़ती हुई प्रदेश में दिखाई दे रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो अनलॉक से लॉकडाउन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी बीच आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, गवर्नर शक्तिकांत दास संबोधित कर रहे हैं। Among the various measures that I am going to announce, the first one relates to additional special liquidity facility. Additional special liquidity facility of rupees 10,000 crore will be provided at the policy repo rate to the NABARD and to the National Housing Bank. And this will consist of 5,000 crore to National Housing Bank, NHB, to shield the housing sector from liquidity disruptions and augment the flow of finance to the sector through housing finance companies. And it will also consist of 5,000 crore to the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, to ameliorate the stress being faced by smaller non-bank finance companies, NBFCs and macrofinance institutions in obtaining access to liquidity. The next announcement relates to resolution framework for COVID-19 related stress. The Prudential Framework on Resolution of Stressed Assets dated June 7, 2019 provides a principle-based resolution framework for addressing borrower defaults. Any resolution plan implemented under the Prudential Framework which involves granting of any concession on account of financial difficulty of the borrower entails an asset classification downgrade except when accompanied by a change in ownership subject to certain specified conditions. The disruptions caused by COVID-19 have led to heightened financial stress for borrowers across the board. A large number of firms that otherwise maintain a good track record under existing promoters face the challenge of their debt burden becoming disproportionate relative to their cash flow generation abilities. This can potentially impact their long-term viability and pose significant financial stability risks if it becomes widespread. Accordingly, it has been decided to provide a window under the June 7 Prudential Framework of the Reserve Bank, that is June 7 of 2019. Under that framework, it has been decided to provide a window to enable lenders to implement a resolution plan in respect
आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन का पूरे देश में उत्साह है, तो वहीं इस शुभ घड़ी में श्रीलंका के भगवान विष्णु के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। राजधानी कोलंबो के श्री विष्णु मंदिर में प्रार्थना आयोजित की गई, तो वहीं श्रीलंका के त्रिंकोमाली के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई है। हाड़ौती के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT2 की मौत के बाद राज्य सरकार एक्शन में है और कड़े कदम उठाते हुए मुकुंदरा हिल्स के फील्ड डायरेक्टर आनंद मोहन और DCF टी मोहन राज को APO किया गया है। बाघिन की मौत पर सरकार का बड़ा एक्शन। 2 अफसर APO, रेंजर और ACF का निलंबन। अब सरकार की कार्रवाई पर उठे सवाल। मुकुंदरा रिजर्व कैसे होगा बहाल? ऐसे कैसे बढ़ेगा बाघों का कुनबा? प्रदेश के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 2 सप्ताह के भीतर एक बाघ और एक बाघिन की मौत ने प्रदेश वासियों को हिलाकर रख दिया है। वन्य जीव प्रेमियों को आक्रोश से भर दिया है, जिसे गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार ने रेंजर मक्खन लाल, ACF राजेश कुमार शर्मा को सस्पेंड कर दिया और टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर आनंद मोहन और DCF डॉक्टर टी मोहन राज को APO कर दिया है। साथ ही हाई लेवल कमेटी को मामले की जांच सौंप दी गई है। इस बीच बाघिन MT2 के शव के पास घायल मिले शावक का इलाज किया जा रहा है, जबकि दूसरे शावक की तलाश में 80 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं। दरअसल बाघिन की मौत हो जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने NTCA के डायरेक्टर से बात करके पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे। यानी सरकार ने वो सब किया जिससे उसकी प्रतिबद्धता जाहिर होती है, लेकिन अब सरकार के कवायद पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। NTCA की मर्जी के खिलाफ टाइगर शिफ्ट करना था गलत। टाइगर शिफ्टिंग के बाद नहीं हुई थी मॉनिटरिंग। मॉनसून में अधिकारियों के तबादले का क्या तुक? जबकि टाइगर रिजर्व में मॉनसून सीजन होता है सबसे अहम। तबादले का रणथंभौर सरिस्का पर होगा नकारात्मक असर। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह भी है कि जब वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए अनुभवी अधिकारियों को ही वाइल्ड लाइफ विंग से हटा दिया जाएगा, तो इसके वन्यजीव संरक्षण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार होगा? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। जब वो मिलते थे तो जंगल में मंगल सा माहौल होता था। एक दूसरे से खुलकर प्रेम का इजहार करते थे। एक का ठिकाना बदला तो दूसरा अपने प्यार की खोज में 200 किलोमीटर का सफर तय कर गया। आप भी देखिए जंगल लव की ये गजब कहानी। कुछ इसी अंदाज में उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती थी। वो दिन के उजाले में दीवार के पास पहुंच जाता था और उसकी दीवानी दीवार की ओर दौड़कर चली आती थी। इस इश्किया के बीच वो जालिम दीवार जरूर थी, लेकिन 2 दिलों में उफनते जज्बात को कोई दीवार कैसे रोक पाती? दोनों घंटों ऐसे ही एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते। मिलन मुमकिन न था, इसलिए मायूस होकर यूं ही लौट जाते। अब दोनों दुनिया में तो नहीं, लेकिन जंगल लव की ये दर्द भरी दास्तां मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की आबो हवा में जैसे आज भी जिंदा है। जंगल लव की ये दास्तां बाघिन MT2 और उसके प्रेमी MT3 की है। बेहद दिलचस्प है बाघ बाघिन की ये बेजोड़ प्रेम कहानी। रणथंभौर से T106 बाघिन को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 18 दिसंबर 2018 को इनक्लोजर में शिफ्ट किया गया था।
अपनी प्रेमिका की जुदाई जब बाघ से बर्दाश्त नहीं हुई तो 200 किलोमीटर का सफर तय कर T-98 भी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व गागरोन रेंज में प्रवेश कर गया। वन विभाग के अधिकारियों को जब इस लव स्टोरी का पता चला तो हैरान रह गए। दोनों के बीच की दूरी तो कम हो गई, लेकिन बदकिस्मती बरकरार रही। मुकुंदरा में दोनों के बीच ये लोहे की जाली रोड़ा बनी रही। फिर वो दिन आया जब 23 जुलाई को MT3 बाघ की आकस्मिक मौत हो गई और उसके 11 दिन बाद ही एनक्लोजर के अंदर बाघ की प्रेमिका MT2 बाघिन का शव पड़ा मिला। 31 जुलाई को उसकी भी मौत हो गई। बाघ बाघिन की इस लव स्टोरी का दर्दनाक द एंड हो गया। दोनों सदा के लिए दुनिया तो छोड़ गए, लेकिन वन विभाग और वन्य जीव प्रेमियों के दिलों में अपनी प्रेम कहानी की पहचान छोड़ गए। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, टीवी स्टार समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। मुंबई में फांसी लगाकर खुदकुशी की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम किया था। तो बड़ी खबर आपको यहां पर दे रहे हैं, टीवी स्टार समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। मुंबई में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो वही सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन्होंने काम किया था। तो बड़ी खबर, टीवी स्टार समीर शर्मा ने खुदकुशी कर ली है। क्या कुछ वजह रही, अब ये जिसको हर कोई जानना चाहता है। लेबनान की राजधानी बेरूत में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 4000 लोग घायल हुए। धमाका इतना बड़ा था कि इसकी तुलना छोटे परमाणु बम से की जाने लगी है। इस दृश्य को देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। ये किसी ज़लज़ले से कम नहीं है। तस्वीरें लेबनान की राजधानी बेरूत की है, जहां एक बड़ा विस्फोट होता है और आसपास का इलाका तिनके की तरह बिखरने लगता है। इस महाविस्फोट में कितने लोग मरे हैं और कितने लोग घायल हुए हैं, इसका स्पष्ट आंकड़ा पूरी तरह से अभी सामने नहीं आया है। इससे पहले कि इस महाविस्फोट के बारे में बताएं, घटना की पूरी तस्वीरें देख लीजिए। देखिए विस्फोट की शुरुआत की इस तस्वीर को, जिसे कोई अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर रखा था। इतने में ही वहां एक और बड़ा विस्फोट होता है और फिर विस्फोट से निकला गुबार किसी दैत्य की तरह आसपास के इलाकों को अपने आगोश में लेने लगता है। विस्फोट की जद में आने वाली तमाम इमारतें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस धमाके को छोटे परमाणु बम विस्फोट की तरह बताया जा रहा है। जो खबरें सामने आई हैं, उसके मुताबिक बंदरगाह पर शिप में रखे 2750 टन विस्फोटक में धमाका हुआ था। 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट 2014 से ही बंदरगाह पर रखा गया था, जहां विस्फोटकों से भरे शिप को 2014 में कस्टम ने जब्त किया था। धमाके पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है और ट्वीट कर कहा है कि बेरूत में हुए धमाके की खबर सुनकर दुखी हूँ। कई लोगों ने जान गंवाई और प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। ब्लास्ट में मारे गए और घायल हुए लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमाके को भयानक हमला करार दिया और जांच में लेबनान को मदद की पेशकश की। फिलहाल लेबनान में 2 हफ्ते के लिए इमरजेंसी लागू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।